करीब 30 साल पहले एक अमेरिकी लड़का नदी में गिर गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 30 साल बाद वह अचानक चीन के एक धान के खेत में जाग गया। चारों तरफ देखकर लड़का पूरी तरह हैरान था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और वह यहाँ कैसे पहुँच गया। वह धीरे धीरे उठता है और शांत पड़े खेतों के बीच चलने लगता है। कुछ देर बाद वह एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुँच जाता है। तभी एक दयालु आदमी उसकी तरफ ध्यान देता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ अकेला क्यों है और उसके माता पिता कहाँ हैं। लेकिन लड़का कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अधिकारियों की मदद से उस लड़के को अमेरिका के एक एयरपोर्ट भेज दिया जाता है। अब उसके परिवार को ढूंढने की जिम्मेदारी इमिग्रेशन एजेंट मार्टी को सौंपी जाती है। मार्टी तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है और जांच अधिकारियों से पूरी जानकारी लेता है। उसे बताया जाता है कि यह लड़का रहस्यमय तरीके से चीन के एक धान के खेत में मिला था। इतना ही नहीं, उसके स्वेटशर्ट के कॉलर पर हाथ से लिखा हुआ एक नाम भी मिला था, जैकब। अधिकारियों का मानना था कि शायद यही उसका नाम है, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, पिछले 1 साल के किसी सफर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ तक कि गुमशुदा लोगों के डेटाबेस में भी उसकी फोटो या नाम से मिलता जुलता कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का अचानक हवा से प्रकट हो गया हो। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। वह बुरी तरह सदमे में दिखाई दे रहा था। उससे चाहे जो भी सवाल पूछा जाता, वह एक शब्द भी नहीं बोलता था। ये सब सुनकर मार्टी खुद भी उलझन में पड़ जाता है। वह लड़के से मिलने जाता है और उसे जैकब कहकर पुकारता है। लड़का हल्का सा सिर घुमाता है। अब यह साफ हो जाता है कि उसका नाम सच में जैकब ही है, लेकिन जांच अधिकारियों की बात सही साबित होती है। जैकब फिर भी कुछ नहीं बोलता। मार्टी उससे कितने भी सवाल पूछे, वह पूरी तरह चुप रहता है। लड़के का भरोसा जीतने और उसे कुछ जानकारी निकालने के लिए मार्टी उसे एक बर्गर रेस्टोरेंट ले जाता है। वह उसके लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खरीदता है, फिर उसे अपने फोन पर गेम खेलने भी देता है और आखिरकार उसकी यह तरकीब काम कर जाती है। जैकब फोन पर कुछ शब्द टाइप करता है और स्क्रीन मार्टी को दिखाता है। उस पर लिखा होता है आर्केडिया। मार्टी तुरंत पूछता है, आर्केडिया मैं सॉरी, क्या तुम वहीं से हो? जैकब सिर हिलाकर हाँ कह देता है। यह सुनते ही मार्टी तुरंत आर्केडिया पुलिस स्टेशन फोन करता है, लेकिन वहां से उसे बताया जाता है कि इस मामले में पहले भी कोई पूछताछ कर चुका है। उनके रिकॉर्ड में जैकब नाम का कोई गुमशुदा लड़का दर्ज नहीं है। मार्टी और ज्यादा जानकारी लेना चाहता है, लेकिन सामने वाले लोग फोन काट देते हैं। अब मार्टी के मन में एक नया सवाल उठता है, क्या जैकब उससे झूठ बोल रहा है? बर्गर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मार्टी एक बच्चों के आश्रय गृह को फोन करता है। उसका इरादा जैकब को वहां छोड़ने का था, लेकिन किसी वजह से उसका मन नहीं मानता। फोन उठने का इंतजार करते हुए वो जैकब से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई घर है? क्या कोई तुम्हारी देखभाल करेगा? उसी समय फोन कनेक्ट हो जाता है। मार्टी कॉल उठा लेता है, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वह फोन काट देता है। फिर वह गहरी सांस लेकर जैकब से पूछता है, अगर मैं तुम्हें आर्केडिया ले चलूं तो क्या तुम मुझे अपना घर दिखा सकते हो? जैकब तुरंत हामी भर देता है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर आर्केडिया के एक छोटे से कस्बे की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वे एक घर के सामने पहुंचते हैं। घर के बाहर लगे मेल बॉक्स पर लैंगस्टन नाम लिखा होता है। मार्टी जैकब की तरफ देखता है। जैकब मुस्कुराकर सिर हिलाता है। यही उसका घर था। मार्टी दरवाजे की घंटी बजाता है। कुछ ही देर में लगभग 60 साल का एक सफेद बालों वाला आदमी बाहर आता है। उसका नाम हेनरी लैंगस्टन था। मार्टी उसे पूरी बात बताता है और कुछ सवाल पूछता है। हेनरी बताता है कि उसका एक बेटा जरूर था जिसका नाम जैकब था, लेकिन उसकी मौत 32 साल पहले हो चुकी है। यह सुनकर मार्टी हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद कहीं कोई गलती हुई है। वह माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है। हेनरी भी वापस घर के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां खड़े जैकब पर पड़ती है। हेनरी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। तभी जैकब एक अजीब सा वाक्य बोलता है। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। असल में यह एक खास खेल का हिस्सा था जो हेनरी और उसका बेटा बचपन में खेला करते थे। हेनरी बिना सोचे उसका सही जवाब दे देता है। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अभी क्या हुआ है। तभी जैकब जोर से चिल्लाता है, डैड, और भागकर हेनरी को गले लगा लेता है। शोर सुनकर हेनरी की पत्नी लुसिल भी बाहर आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर जैकब पर पड़ती है, वह वहीं ठिठक जाती है। हेनरी की तरह उसे पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगता। वह लगभग तुरंत समझ जाती है कि यह लड़का बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता है। इसके बाद हेनरी मार्टी को 32 साल पहले हुई उस दुर्घटना के बारे में बताता है। उस दिन जैकब पहाड़ी के पीछे बहने वाली नदी के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वह नदी में गिर गया था। संयोग से उसकी आंटी वहां से गुजर रही थी। उसने जैकब की चीखें सुनी और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात यह थी कि दोनों की मौत हो गई। उस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। वे कभी उस दर्द से उबर नहीं पाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह लड़का सच में वही जैकब हो सकता है, वही बेटा जिसे उन्होंने 32 साल पहले अपने हाथों से दफनाया था। लुसिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे छूना चाहती थी, लेकिन डर के कारण अपना हाथ पीछे खींच लेती है। फिर वह घुटनों के बल बैठकर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। उसी समय जैकब मुस्कुराकर कहता है, आप पहले से अलग दिख रही हैं। ये सुनते ही लुसिल की सोच टूट जाती है। कांपते हुए हाथों से वह आगे बढ़ती है और उसके चेहरे को छूती है। अब वह उसे सचमुच महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू
आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यह उसका बेटा ही है। लेकिन क्या सच में कोई इंसान मौत के बाद वापस लौट सकता है? उधर बाहर खड़ा मार्टी पूरी तरह उलझ चुका था। वह अपने बॉस को फोन करता है और पूरी घटना का संक्षिप्त विवरण देता है। वह कहता है कि उसे यहीं रुककर इस रहस्य की तह तक जाना होगा। फोन पर बात करते समय अचानक उसकी नजर खिड़की के अंदर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। वह तुरंत फोन काट देता है और तस्वीर की फोटो खींच लेता है। वह तस्वीर 32 साल पुरानी थी और उसमें दिखाई देने वाला जैकब बिल्कुल उसी लड़के जैसा दिख रहा था जो आज उनके सामने खड़ा था। एक भी फर्क नहीं। यहीं से यह रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। मार्टी अभी उस पुरानी तस्वीर को देख ही रहा था कि तभी एक आदमी गुस्से में वहां पहुंच जाता है। वह जोर से कहता है, मैंने पहले ही फेडरल एजेंट्स को बता दिया था कि तुम लोग गलत लड़के के पीछे पड़े हो। अब तुम यहाँ आकर मेरे भाई के परिवार को परेशान कर रहे हो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इलाके का शेरिफ फ्रेड था जो हेनरी का भाई था। फ्रेड के हाथ में एक रिपोर्ट थी। वह मार्टी पर आरोप लगाता है कि वह एक ऐसी कहानी गढ़ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। उसके अनुसार 32 साल पहले मर चुके बच्चे को ढूंढने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तभी उसकी नजर जैकब पर पड़ती है और अगले ही पल उसकी हालत भी हेनरी जैसी हो जाती है। वह पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय जैकब के हाथ से उसका खिलौना गिर जाता है। अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। सब लोग घबरा जाते हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में उसकी जांच करने वाली डॉक्टर मैगी थी। मैगी जैकब की कजिन यानी उसकी मौसी की बेटी थी। जांच के दौरान मैगी एक अजीब बात नोटिस करती है। उसे जैकब की धड़कन सुनाई नहीं देती। एक पल के लिए वह डर जाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने स्टेथोस्कोप उल्टा लगाया हुआ था। वह खुद इतनी परेशान थी कि यह छोटी सी गलती कर बैठी। जब वह दोबारा जांच करती है तो सब कुछ सामान्य निकलता है। तभी जैकब अचानक बोलना शुरू करता है। वह मैगी से कहता है, मैं बिल्कुल आंटी बारबरा जैसा दिखता हूँ, क्या तुम उन्हें जानती थी? मैगी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। फिर जैकब कहता है, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी लेकिन मैं फिसल गया और नदी में गिर पड़ा। मैगी तुरंत जवाब देती है, तुम नदी में गिरे थे और तुम्हारी आंटी तुम्हें बचाने के लिए पीछे आई थी, सही? लेकिन जैकब सिर हिलाकर मना कर देता है। वह बताता है कि असल में कहानी कुछ और थी। उसकी आंटी नहीं बल्कि वह खुद अपनी आंटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर जैकब एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि वहाँ एक आदमी भी मौजूद था, एक ऐसा आदमी जो उसकी आंटी को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैगी तुरंत पूछती है, कौन आदमी? जैकब जवाब देता है, वह आपकी आंटी का हाथ पकड़े हुए था। यह सुनकर मैगी सोच में पड़ जाती है। अब तक पूरा परिवार यही मानता आया था कि जैकब की आंटी उसे बचाने के लिए नदी में कूदी थी, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था। किसी ने कभी सच्चाई नहीं जानी थी। अगर जैकब सच बोल रहा था तो उस दिन वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। लेकिन वह आदमी आखिर था कौन? मैगी अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह लड़का सच में जैकब है। एक डॉक्टर होने के नाते उसे ये सब विज्ञान के खिलाफ लगता था। उसके लिए किसी इंसान का 32 साल बाद वापस लौट आना लगभग असंभव था। सच्चाई जानने के लिए वह डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करती है। उधर अस्पताल में जैकब की मुलाकात एक और आदमी से होती है। वह शहर का चर्च पादरी टॉम था। जैसे ही टॉम अपना नाम बताता है, जैकब मुस्कुराकर कहता है, ये तुम्हारा नाम नहीं है। टॉम चौंक जाता है। फिर जैकब बताता है कि यह उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम था। दोनों साथ खेला करते थे। ये सुनते ही टॉम के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे अचानक सब कुछ याद आने लगता है। इसके बाद जैकब एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे टॉम पूरी तरह असहज हो जाता है। वह पूछता है, क्या मेरे जानने वाले सभी लोग अब मर चुके हैं? टॉम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी समय एक नर्स वहाँ आती है और जैकब को वापस उसके कमरे में ले जाती है, लेकिन टॉम वहीं खड़ा रह जाता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चमत्कार को कैसे स्वीकार करे, क्योंकि अगर यह सच में जैकब था तो उसके सामने एक ऐसा चमत्कार खड़ा था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी।